चलिए शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में, क्या उसमें अंतर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब के बारे में बृहद अध्ययन करेंगे। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, कैसे कैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे करके सारे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभयारण्य के बारे में भी पूरी तरीके से हम चर्चा धीरे धीरे करके सारे वीडियोज़ में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। ठीक है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है, पहले इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो राष्ट्रीय उद्यान में दरअसल क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में सरकार क्या करती है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि कुछ वनों को आरक्षित किए रहती है। पहले से सरकार कुछ परसेंटेज वनों को पूरी तरह से आरक्षित किए रहती है। हालांकि वो घने जंगल भी हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, एक से एक खतरनाक आप कह सकते हैं, और जो कि हमारे मानवीय विकास के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आप कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के लिए। तो इस हिसाब से सरकार उन जंगलों को आरक्षित करके रखती है। ठीक है, तो सरकार उन जंगलों को आरक्षित करके रखती है और उसमें मानव क्रियाकलाप को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देती है। यानी कि कहने का मतलब मेरे ये है प्यारे दोस्तों कि उसमें मनुष्य को सरकार से पूछ कर ही उसमें जाने की अनुमति होती है। तो वो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। समझ गए आप? तो राष्ट्रीय उद्यान में सरकार का डायरेक्टली हस्तक्षेप होता है, सरकार उसमें जो पूरी तरीके से एक्शन मोड में रहती है, आप ये कह सकते हैं। और उसमें कह सकते हैं आपकी मनुष्य के सारे क्रियाकलाप सरकार की नज़रों में होते हैं। अगर मनुष्य वहाँ जाएगा घूमने तो प्रॉपर टिकट कटाते हैं, है ना, और अनुमति लेते हैं वहाँ जो भी रहते हैं, और फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। उनको एक विशेष सुरक्षा के साथ भी भेजा जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जानवर वहाँ पाए जाते हैं जो किसी भी तरीके से आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में? सबसे पहले आपको अंतर पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क कहते हैं। और अभयारण्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं नेशनल पार्क, NATIONAL, नेशनल पार्क। और अभयारण्य को सेंचुरीज कहते हैं। ठीक है, सेंचुरीज। ठीक है, तो ये कहलाते हैं अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, इनके बारे में हम जानते हैं कि इस पर क्या, पहले अंतर समझ लेते हैं कि क्या इसका अंतर होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या? तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। मैंने आपको ये चीज़ बताई, मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित रहता है। सबसे बड़ी चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मानवीय क्रियाकलाप पूरी तरीके से वहाँ क्या रहता है प्यारे छात्रों? प्रतिबंधित रहता है ना। सबसे बड़ी चीज़ इसमें मानवीय क्रियाकलाप कुछ क्या होता है? पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सेंचुरीज में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। मानवीय क्रियाकलाप जो दैनिक जीवन के डेली के क्रियाकलाप हैं कि आप वहाँ जाके आराम से घूम सकते हैं, आप वहाँ जाके बढ़िया नज़ारे ले सकते हैं, जंगलों में बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं, नदियों के किनारे अगर नदी बह रही है तो बढ़िया आराम से दोस्तों के साथ पार्टीज कर सकते हैं। लेकिन अब ये पता चले कि अगर वो अभयारण्य है भाई साहब, आप जंगल जाके काट ले जाए तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारा अभयारण्य है अब जंगलों की कटाई चालू कर दें, हैं? ऐसा नहीं है। अगर फॉरेस्ट वाले पा गए तो उठा के डंडा पटकेंगे आपको, डंडा से मारेंगे, उठा के आपको पटकेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ जाके घूम घाम सकते हो, थोड़ा जानवरों से बच के रहना, वहाँ भी कुछ जानवर होते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, आप जंगलों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो कुछ हद तक मानवीय क्रियाकलापों को आप ये लिख सकते हैं अनुमति होती है। मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या? आगे चले। अब सबसे बड़ी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पशु चराई भी पूर्णतः प्रतिबंधित होती है भाई साहब, पशु नहीं चरा सकते आप। पशु चराई पूर्णतः प्रतिबंधित। कोई भी आप पशु बकरी गाय भैंस ये सब नहीं चरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल आप आ रही हैं गाय बकरी लेके जाइए और चराइए, है ना।
पशु चराई अनुमति होती है, पशु चराई की अनुमति। अभ्यारण्य में आप जाइए, आराम से चराइए, आप भी जाइए, अपनी वाली को भी ले जाइए, खूब गाय भैंस चराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी तो इस कदर है पढ़ाई में, हैं गाय भैंस। घर वाले कहते हैं ना, अगर समस्या हो भाई क्या है, गाय भैंस चराओगे क्या, गैया रख लो 2-4 ठो, ठीक है। सामान्यतः आरक्षित वनों में, हालांकि ये क्या है कि ये जो बनाए जाते हैं, जो सरकार द्वारा वन आरक्षित हैं वहाँ ये बनाए जाते हैं, और ये संरक्षण में, सरकार का संरक्षण, अभ्यारण्य में संरक्षण होता है। वो तो आरक्षण का मतलब होता है पूरी तरह से आरक्षण और संरक्षण में अंतर होता है। आरक्षण का मतलब ये होता है कि सर पूरी तरह से उसके अंडर में, पूरी तरीके से कह सकते हैं आप, उसके अनुमति के बगैर, जो कोई व्यक्ति किसी के आरक्षण में होता है, उसके जिस मालिक के आरक्षण में होता है, आप उसकी अनुमति के बगैर उसमें कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी का संरक्षण प्राप्त हो, जैसे कहते हैं उसको संरक्षण प्राप्त है, तो इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों, संरक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभिषेक जी, मैंने आपको, जैसे मान लीजिए आपको संरक्षण दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बोल दिया कि आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, और जब आप दिक्कत होगी तो आप मुझे बताएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर अभिषेक को कुछ मत कहना। लेकिन अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए ऐसे ही वहाँ पे भी होता है, अभ्यारण्य में उसको संरक्षण प्राप्त है, वहाँ फॉरेस्ट गार्डों से बोल दिया जाता है कोई दिक्कत होगी वहाँ बताना, फिर हम देख लेंगे उसको। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये बेसिक डिफरेंस है आरक्षण और संरक्षण में, समझ पा रहे हैं? आरक्षण में सरकार डायरेक्टली हस्तक्षेप करती है, भाई साहब वहाँ सब लगाए हुए हैं एकदम फर्स्ट क्लास, आप राष्ट्रीय उद्यान वहाँ कान्हा किसली जाइए, पहले टिकट कटेगा, फिर अंदर जाएंगे, बढ़िया आराम से टोपी ओपी लगा लीजिए एकदम बकायदे, घूमते भागते बकायदे, आप सपारी उपारी वहाँ बढ़िया टिकट वट कटाइए, फिर नज़ारा लीजिए आराम से। अक्सर लोग जाते हैं घूमने, नज़ारा लेने, आप भी बढ़िया नौकरी पाइएगा, शानदार घूमिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम ये तो आप समझ गए अंतर। तो अब जरा आप जानते हैं आज, हालांकि एक चीज़ और हम बता दें आपको, हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 12 है। वैसे ऑफिशियली जो है तो 11 ही माना जाता है। कि जो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है खंडवा में, उसको सरकार ने अभी गवर्नमेंट की फाइल में नोट नहीं किया है। 2004 से वो बंदा प्रस्तावित है, पर कुछ किताबें कहती हैं कि 12 है, कुछ किताबें कहती हैं कि राष्ट्रीय उद्यान 11 है। ठीक है, तो अभी जो है तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को जो है तो सरकार ने अभी भी फाइल नहीं किया है। सरकारें खूब, हालांकि राष्ट्रीय उद्यान का नाम देके खूब पैसे बटोरे जाते हैं, बाकी आप चीज़ें आप समझ रहे होंगे क्यों क्यों चीज़ें प्रस्तावित, कुछ चीज़ें की जाती हैं। चले आगे, चलिए लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या हेडिंग डालते हैं? कान्हा किसली, कान्हा किसली, कुशली ना लिख लीजिएगा, हमारे वृंद क्षेत्र की डिश है, स्वीट डिश कह सकते हैं आप, हैं कुशली। मकर संक्रांति के टाइम पे बनाई जाती है कुशली, सलोनी, ये सब चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कान्हा का नाम कब आया था, तो मैं आपको ये बताऊं, जेम्स फॉर्सिथ की एक बुक है, उस क्या नाम है? जेम्स फॉर्सिथ, जेम्स फॉर्सिथ, जेम्स फॉर्सिथ, जेम्स फॉर्सिथ की एक बुक है। उस बुक का नाम है सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, हाईलैंड्स। ये जेम्स फॉर्सिथ की एक बुक है, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स। इस बुक में ये बुक जो प्रकाशित किया था जेम्स फॉर्सिथ ने 1860 में, इसमें सबसे पहले नाम कान्हा का आया था। क्या नाम आया था? कान्हा का नाम यहीं से निकला था। ठीक है, कान्हा किसलिए, कान्हा का नाम यहीं से ही निकला था। कौन सी किताब थी? जेम्स फॉर्सिथ की। जेम्स फॉर्सिथ की कौन सी? सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स। क्या नाम था किताब का? सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स। और वहीं से यहाँ पे कान्हा का नाम इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, अंग्रेजों का ही ज़माना था उस समय। 1879 में कान्हा का जो जंगल है, कान्हा के जंगल को क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था। कान्हा के जंगल को आरक्षित किया गया था। 1879 में कान्हा के जंगल को आरक्षित किया गया था। कब किया गया था? 1879 में। ये थोड़ा सा आपको हिस्ट्री हम बता रहे हैं, 1879 की बात है। ठीक है, फिर चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 2 अभ्यारण्य बनाए गए थे 1930 में। ठीक है, एक अभ्यारण्य का नाम था बंजर और एक अभ्यारण्य का नाम था हालोन।
हालोन अभ्यारण्य यहाँ पे बनाए गए थे, इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसी जमीन, इसी जंगल में अभ्यारण्य, कौन से अभ्यारण्य, बंजर एवं हालोन अभ्यारण्य बनाए गए थे। बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूँ, इतना डीपली तरीके से बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। कौन से दो अभ्यारण्य बनाए गए थे, बंजर एवं हालोन अभ्यारण्य 1930 में बनाए गए थे। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, शानदार तरीके से आपका क्लियर होगा, एक क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है 1933 में इन्हीं दोनों, इन सब चीज़ों को मिलाकर 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया। कब बनाया गया, 1933 में इसको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य बनाया गया। ये बंजर एवं हालोन अभ्यारण्य को मिलाकर क्या बनाया गया, अभ्यारण्य बनाया गया। क्या बनाया गया प्यारे छात्रों, अभ्यारण्य बनाया गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ प्यारे छात्रों, 1955 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना, भारत का राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली। 1955 में क्या हुआ, यह राष्ट्रीय उद्यान बना। क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान बना 1955 में। कब बना, 1955 में यह कान्हा किसली क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान बना, ठीक है। समझ पा रहे हैं समाचार, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आराम से इसको याद करते हुए जाइएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जेम्स फॉर्सिथ की एक किताब है सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, 1860 में सबसे पहले इसमें नाम कान्हा का आया। 1879 में कान्हा के जंगलों को आरक्षित किया गया सरकार द्वारा, उस समय को जानते हैं आप, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी। 1930 में बंजर एवं हालोन अभ्यारण्य, उसको डिवाइड किया गया, बंजर एवं हालोन अभ्यारण्य बनाए गए। 1933 में अभ्यारण्य के पूरी तरह से घोषित किया गया इसको मिला के, 1955 में यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, ठीक है प्यारे छात्रों। इसके बाद हम बात करूँ तो यह स्थित कहाँ है, यह जो है तो मंडला में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट की सीमा पर, मंडला और बालाघाट की सीमा पर, मंडला और बालाघाट की सीमा पर यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मंडला एवं बालाघाट की सीमा पर यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है छात्रों। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे चलें, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बारे में जानते हैं। बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलें आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए जरा आगे पढ़ते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, एक और पॉइंट लिखिए, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है प्यारे छात्रों। और इसका जो क्षेत्रफल है सबसे बड़ा है तो 940 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आप हिंदी में ये भी लिख सकते हैं, 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है प्यारे छात्रों। 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। 940 किलोमीटर स्क्वायर जो है तो कान्हा किसली का क्षेत्रफल है, ठीक है। 940 किलोमीटर स्क्वायर कान्हा किसली का क्षेत्रफल है, ठीक है। 940 किलोमीटर, ठीक है। 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है छात्रों। 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना है 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए अब आगे आते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ज़रा एक सेकंड रुकिएगा। चलिए हाँ, 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का। बिल्कुल अच्छे से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक खास बात और हम आपको बताते हैं आगे चलते। ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसको देखकर एक लेखक थे रूड क्रिपलिंग यार्ड, रूड क्रिपलिंग, ट्रिपलिंग ना लिखिएगा जी, क्रिपलिंग लिखिएगा, रूड क्रिपलिंग यार्ड, रूड क्रिपलिंग यार्ड, रूड क्रिपलिंग यार्ड। एक इन्होंने लेखक थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी द जंगल बुक, रूड यार्ड क्रिपलिंग, रूड क्रिपलिंग यार्ड। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, रूड यार्ड क्रिपलिंग नाम है इनका, रूड यार्ड क्रिपलिंग। इनकी एक बुक थी द जंगल बुक। ये इन्होंने इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को देखकर प्रोत्साहित होकर ये किताब लिखी थी द जंगल बुक, ठीक है। द जंगल बुक इन्होंने
इसी किताब को, इसी ये जो किताब लिखी थी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को इन्होंने देखकर प्रोत्साहित होकर इन्होंने क्या किया था, इसको रचा था, इस किताब को लिखा था। कौन सी किताब है? रूड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया। कब टाइम में शामिल किया गया? 1974 में यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। 1974 में यह टाइगर प्रोजेक्ट में यह शामिल हुआ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है छात्रों, जबरदस्त होगा, शानदार होगा, जोश के साथ भरे रहिए, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ सर्वाधिक बाघ एवं ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा पाए। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? सर्वाधिक बाघों की संख्या कान्हा किसली में है, राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक बाघ यहाँ पाए जाते हैं कहाँ? कान्हा किसली। संख्या में सर्वाधिक बाघ, संख्या में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सर्वाधिक बाघ संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा यहाँ पाया जाता है प्यारे छात्रों। ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा, ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा यहाँ पाया जाता है। कौन पाया जाता है? 12 सिंघा, ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा यहाँ पाया जाता है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा पाया जाता है, वो है मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। पूरी देश भर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ ब्रिडरी प्रजाति का 12 सिंघा पाया जाता है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यह ऐसा जिसने अपना शुभंकर जारी किया। मस्कट इंग्लिश में कहते हैं, MASCOT मस्कट। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया। तो लिख सकते हैं आप लोग, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया, जिसने अपना शुभंकर जारी किया, शुभंकर जारी किया। और ये कब किया प्यारे छात्रों? 2017 में। कब किया? 2017 में इसने क्या किया कि अपना शुभंकर जारी किया। इस राष्ट्रीय उद्यान ने एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना क्या किया था प्यारे छात्रों? शुभंकर जारी किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस शुभंकर का नाम इसने क्या रखा था? भूर सिंह द 12 सिंघा। ठीक है, शुभंकर का नाम क्या रखा था इसने? इस राष्ट्रीय उद्यान में शुभंकर का नाम क्या रखा था? भूर सिंह द 12 सिंघा। शुभंकर का नाम क्या रखा गया था? भूर सिंह द 12 सिंघा। भूर सिंह द 12 सिंघा, इसका जो मस्कट का जो नाम है ये रखा गया था भूर सिंह द 12 सिंघा। ठीक है प्यारे छात्रों, ठीक है। इसकी जो डिज़ाइन की थी इस मस्कट की, इस शुभंकर की, शुभंकर एक बार का कार्टून टाइप में डायग्राम होता है, कार्टून टाइप में डायग्राम होता है जो डिनोट करता है कि स्पेशल शुभंकर ये डिसाइड करता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं स्पेशली किस पे डेडिकेटेड है। वैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में तो बाघों का भी संरक्षण तरीके से, लेकिन ब्रिडरी प्रजाति के 12 सिंघा के लिए ज़्यादातर फेमस है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। मुझे शुभंकर भी उसी को प्रेरित करके बनाया गया। और इसकी जो डिज़ाइन की थी भूर सिंह द 12 सिंघा की डिज़ाइन जो की थी वो की थी रोहन चक्रवर्ती ने। किसने की थी? रोहन चक्रवर्ती ने की थी। किसने की थी? रोहन चक्रवर्ती ने की थी। किसने की थी? रोहन चक्रवर्ती ने की थी। बड़े ध्यान से लिखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, या तो नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी शानदार चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बंजर एवं हालोन घाटी है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बंजर एवं हालोन घाटी। बंजर एवं हालोन घाटी। बंजर एवं हालोन घाटी। दरअसल प्यारे छात्रों यहाँ बंजर एवं हालोन नदियाँ बहती हैं। क्या बहती हैं? बंजर एवं हालोन नदियाँ। आप जानते हैं ये नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दरअसल हालोन जो नदी है वो तो वर्ष भर बहती है, लेकिन जो बंजर नदी है वो अक्सर ऋतुओं में बहती है जब उसको ज़्यादातर पानी मिलता है।
तो वहाँ पे इनकी घाटियाँ बन गई। जैसे कि आप जानते हैं नदियाँ नीचे से निकलती हैं, अगल बगल घाटियाँ बन जाती हैं। घाटी जानते हैं कि क्या होता है, जो ऊंचे स्थान के बीच का रास्ता घाटी कहलाता है। दो ऊंचे स्थान के बीच का रास्ता घाटी कहलाता है। तो घाटी में क्या होता है कि ये जो दो नदियों के नाम पर ही बंजर एवं हालोन घाटी पड़ा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत समझ में आई क्या बात? तो लिख सकते हैं आप लोग बंजर एवं हालोन घाटी, चूँकि यहाँ पे बंजर एवं हालोन नदियाँ हैं। क्या है? बंजर एवं हालोन नदियाँ हैं। क्या है? बंजर एवं हालोन नदियों के कारण बंजर एवं हालोन घाटी बन गई। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़, बहुत बहुत शानदार। आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और है कि विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक है जो कि अक्सर क्या करता है कि दूसरे देशों में वहाँ के क्या कह सकते हैं कि विकास के लिए क्या करता है, अक्सर वो लोन देने का कार्य भी वर्ल्ड बैंक करता है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि सहायता से भारत में पार्क इंटरप्रिटेशन की योजना चल रही है। ये क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन की योजना चल रही है। क्या चल रही है? पार्क इंटरप्रिटेशन की योजना चल रही है। पार्क इंटरप्रिटेशन की योजना चल रही है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा प्यारे छात्रों? आइए जरा इस चीज़ को समझते हैं। इस योजना के तहत पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा बनाया जाएगा। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत पन्ना, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा किसली, बांधवगढ़। बांधवगढ़ आप जानते हैं उमरिया में है, पन्ना तो पन्ना में है और कान्हा तो मंडला और बालाघाट की सीमा में है। तो पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा बनाया जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं कॉरिडोर। क्या कहते हैं प्यारे छात्रों? कॉरिडोर कहते हैं। कॉरिडोर का मतलब है वहाँ पे विशेष संरक्षण होता है। जैसा कि आप जानते हैं जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री या कुछ वीआईपी लोग जब हमारे देश के, जिनको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है, तो उनके लिए कॉरिडोर बनाया जाता है। या तो प्यारे छात्रों, जैसा कि मान लीजिए यदि आपके पास कुछ इमरजेंसी की आवश्यकता है, आपको बीमारियों से कोई आपको गंभीर बीमारी, गंभीर कोई अकाल, कोई समस्या हो गई है, तो आपके लिए भी कॉरिडोर बनाया जाता है कि यहाँ से निकलेंगे तो आपको कोई ट्रैफिक जाम नहीं फंसेगा। तो यहाँ पे कॉरिडोर का मतलब है एक साफ रास्ता जो सिर्फ आपके लिए है। ऐसे ही जंगल गलियारा बनाया जा रहा है, जंगल कॉरिडोर बनाया जा रहा है हमारे जानवरों के लिए। ये जानवर तीनों बढ़िया जगह पे, बांधवगढ़ भी जाएंगे घूमने, बढ़िया एंजॉय करने, पन्ना भी जाएंगे, पन्ना वाले भी कान्हा में आएंगे, कहेंगे अरे भाई साहब क्या बात है कान्हा वाले जानवरों, अरे सॉरी जानवर तो थोड़ी नहीं बोलेंगे, अरे दोस्तों कान्हा वाले, अरे पन्ना वाले आ गए तुम, सरकार ने तो पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चला दी, अब हम तीनों को परिवार को एक कर दिया, कहाँ कहाँ हम अलग अलग थे, आज हम एक हो गए। सोचिए धीरे धीरे करके कितनी परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार चलिए ठीक है, हम इंसानों में तो नहीं, कम से कम जानवरों में ही सही इस योजना पे कार्य कर रही है कि वो आपस में मिल जाएं, और जंगल गलियारा बना रही है कि आराम से बांधवगढ़ जाइए, पन्ना जाइए, और कान्हा में तो रहिए ही, बांधवगढ़ वाले भी पन्ना में आइए। तो ये है सरकार की इंटरप्रिटेशन योजना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो क्या बनाया जाएगा? 5 मिनट की योजना क्या है मैंने आपको बता दिया, इसको आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। मैंने आपको बताया ब्रडरी प्रजाति के जो 12 सिंगा है केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ पे प्यारे छात्रों बामनी एवं दादर सनसेट पॉइंट है। क्या है? बामनी एवं दादर सनसेट पॉइंट है। क्या है? सनसेट पॉइंट। इसका मतलब क्या है सर सनसेट पॉइंट? सनसेट पॉइंट का मतलब है सूर्य का उगना और सूर्य का ढलना बहुत अच्छे से इस जगह पर दिखता है। उस जगह का नाम है बावनी एवं दादर। वहाँ पे आप खड़े होकर सूरज के उगते हुए नज़ारे और ढलते हुए नज़ारों का बहुत अच्छे से आप नज़ारा ले सकते हैं।
नज़ारों का बहुत अच्छे से आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, उगते हुए नज़ारे का और डूबते हुए संध्या के समय और सुबह भोर के समय, यानी सब जब सुबह आप उठते हैं मॉर्निंग टाइम, तब आप बढ़िया तरीके से बामनी एवं दादर में क्या करते हैं, इसका नज़ारा ले सकते हैं। यही है बामनी एवं दादर सनसेट पॉइंट। प्यारे दोस्तों, यदि आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान अगर घूमने जाना है तो वो भी हम बता देते हैं कब कब के बीच में जाइएगा, ऐसा नहीं कि इसके पहले चले जाइएगा। आप यहाँ पे 15 अक्टूबर से 30 जून तक, 15 अक्टूबर से 20 जून तक, सॉरी छात्रों, 15 अक्टूबर से 20 जून तक यह खुला रहता है। आप आराम से जाइए और अपनी वालियों को भी ले जाइए, खुला रहता है, एंजॉय करिए, हनीमून में भी जाइएगा यहाँ, ठीक है। 15 अक्टूबर से 20 जून तक ये खुला रहता है, आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से यहाँ जा सकते हैं। और उस बीच में थोड़ा बारिश वारिश होती है प्यारे छात्रों, है ना। जून से लगभग मान लीजिए 20 जून से 15 अक्टूबर तक हमारे भारत देश में मानसूनी बारिश होती है, तो थोड़ा दिक्कत रहती है, तो उसमें जंगलों में भी समस्या रहती है। कुछ ऐसी उनके लिए क्या किया जाता है, जानवरों के लिए भी कुछ विशेष सुरक्षा क्या कहते हैं बनाई जाती है, तो जिससे वो बेचारे भीगे ना, ठीक है। आप आराम से जा सकते हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में हमने आज अच्छे से अध्ययन किया। कब 15 अक्टूबर से 20 जून तक खुला रहता है, आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, आप घूमने एवं हनीमून में जा सकते हैं, हनीमून में जा सकते हैं ठीक है। चलिए, आपको हम बता दिए कब से कब तक जाना है, ठीक है। चलिए, ये रहा कान्हा किसली के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत सारी। चलिए एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो कान्हा का नाम कब आया था, तो 1860 में आया था। जेम्स क्या नाम था, जेम्स फोर्सिथ की एक किताब थी सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स, उसमें ये इसका नाम आया था। 1879 में इनके जंगलों को आरक्षित किया गया था। 1930 में बंजर एवं हालोन क्या है कि अभ्यारण्य को मिला के कान्हा किसली राष्ट्रीय मतलब अभ्यारण्य बनाया गया था। 1833 में यह अभ्यारण्य बना मिला के 1933 में। 1955 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। बंजर एवं हालोन घाटी है यहाँ पे, बामनी दादर सेट है, सनसेट पॉइंट है। बिडरी प्रजाति का बारहसिंघा यहाँ मिलता है। भूर सिंह दबारा सिंघा यहाँ का क्या शुभंकर जारी किया, रोहन चक्रवर्ती ने डिज़ाइन किया। सर्वाधिक बाघों की संख्या यहाँ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने आज के पढ़ी। अब हम बांद्रा एवं बालाघाट में फैला है, 940 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। चलिए, आपसे मैंने सारी चीज़ें लगभग क्लियर करा दी हैं। कुछ छूटा होगा तो आप लोग थोड़ा कुछ किताबों से देख लीजिएगा, बाकी इससे बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस चेहरे में मुस्कान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।